आइए भैया जी, सुनिएगा। ये तो हो चुका ना। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चे। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 20%. Find the percentage change in its एरिया। हिंदी में इसका अर्थ है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तथा बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। करिए मेरे प्यारे बच्चों। सो अगर किसी सर्कल की रेडियस 20% बढ़ा दी जाए तो इसके एरिया में कितना परसेंटेज इंपैक्ट आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, भाई 20% की कहानी है। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर रेडियस 5 है तो 5 का 20% कितना हुआ, 1। तो रेडियस 1 यूनिट बढ़ा दी, मतलब कितनी हो गई, 6। यानी जो रेडियस हमारी 5 यूनिट थी अब वो हो गई 6 यूनिट। तो कह रहा जी एरिया बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू है 5, 5 का वर्ग 25, 25 पाई आया। यहाँ आर की वैल्यू 6, 6 का वर्ग 36 पाई आया एरिया। तो यानी जो एरिया पहले 25 पाई था अब वो एरिया हो गया मेरे बच्चे कितना, 36 पाई। तो एरिया में कितना इंक्रीज आ गया, तो आप कहेंगे सर 11 पाई का इंक्रीज आ गया। यानी एरिया में 11 पाई का इंक्रीज आ गया। यानी 11 पाई का इंक्रीज आया 25 पाई पे। तो 100 पे कितना, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, 1/25 4%, तो 11/25 44%। ये हुआ जिसका डायरेक्ट आंसर। लेकिन ये मैंने सवाल क्यों लिखवाया, क्या कारण है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इस सवाल में क्या हमें पाई की जरूरत थी, क्या हमें पाई की वैल्यू लेने की जरूरत थी, क्योंकि वो तो आखिरी में कैंसिल हो ही गई। तो फिर हम पाई की वैल्यू क्यों ले रहे हैं या क्यों लिख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, भाई इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि सर्कल छोटा हो तब भी पाई की वैल्यू वही होनी है 22/7, और सर्कल बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, तब भी पाई की वैल्यू 22/7 ही होनी है। सर्कल बहुत बड़ा हो जाएगा तब भी पाई की वैल्यू 22/7 ही रहनी। तो जब सर्कल के बड़ा या छोटे होने से, रेडियस के बढ़ने या घटने से पाई पे कोई इंपैक्ट ही नहीं आ रहा है, मेरे प्यारे बच्चों पाई पे कोई इंपैक्ट ही नहीं आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर पाई का सवाल में कोई रेफरेंस रहेगा। तो एक बात ध्यान से समझिए, फिर लिखवाता हूं कि जब भी आपको कंपैरिजन की आवश्यकता हो, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना, तुलना की आवश्यकता हो,
तो वहां रियल या कांस्टेंट या फिक्स वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं यानी जब भी आपको कंपैरिजन करना हो, तुलना करनी हो। अच्छा, कंपैरिजन किस किस चीज से होता है? तो कंपैरिजन तीन चीजों से होता है, परसेंटेज से, फ्रैक्शन से और रेशियो से। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो फ्रैक्शन समझाती, जैसे ना सॉरी कंपैरिजन समझाती। जैसे मैं ये कहूं कि मैं आपका 20% धन कमाता हूं, मैं आपका 20% धन कमाता हूं, लेकिन यहां पे क्या मैंने आपको ये बताया कि मैं कितना कमाता हूं? क्या मैंने आपसे पूछा आप कितना कमाते हैं? लेकिन फिर भी मैंने आप में और मुझ में कंपैरिजन कर दिया कि मैं आपका 20% कमाता हूं, यानी आप 100 कमाते हैं तो मैं 20 कमाऊंगा, आप 10 कमाएंगे मैं 2 कमाऊंगा, आप 1000 कमाएंगे मैं 200 कमाऊंगा। यानी परसेंटेज जो है, नहीं बेटे जितेंद्र, रोज ही लाइव क्लास होती, कभी जीवन में रिकॉर्डेड क्लास नहीं होती। परसेंटेज जो है ना, सॉरी, ये जो परसेंटेज है ये हमेशा कंपैरिजन को ही समझाता है। दूसरा जी फ्रैक्शन। जैसे मैं कहूं यार मैं आपका 2/3 स्पीड से दौड़ सकता हूं, मैं आपकी 2/3 स्पीड से दौड़ सकता हूं। इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 3 की स्पीड से दौड़ोगे तो मैं 2 की स्पीड से दौड़ूंगा। क्या मैंने आपकी एक्चुअल स्पीड बताई? नहीं। मेरी एक्चुअल स्पीड बताई? नहीं। लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बता दिया कि मैं आपकी स्पीड का 2/3 स्पीड से दौड़ता हूं, यानी आपकी स्पीड 3 है तो मेरी स्पीड हो गई 2। तो जो फ्रैक्शन होती है वो भी मेरे प्यारे बच्चों कंपैरिजन को शो करती है, फ्रैक्शन भी कंपैरिजन को शो करती है। और तीसरी चीज है रेशो। जैसे मैं कहूं मेरी उम्र और आपकी उम्र का अनुपात 4:3 है, 4:3, 4:3, यानी मेरी एज 4 यूनिट है तो आपकी एज होगी 3 यूनिट। इससे ना तो मैंने ये बताया कि मेरी एज कितनी है, ना मैंने ये बताया कि आपकी एज कितनी है, लेकिन फिर भी मैंने ये बता दिया कि आपकी और मेरी एज में मतलब क्या कंपैरिजन है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा। यार अजीब मेंटल, कल की क्लास को वो कैसे डाला गया था? कल लाइव क्लास थी, आप यूं कह देने से थोड़ी बात बनती है। आप ये चिकना चेहरा देख के सोच रहे हो तो बात अलग है भाई ये दाढ़ी रात को भी तो काटी जा सकती है, ऐसा क्यों सोचते हो? बावलों वाली बातें मत करो। तो मैं आपको ये कह रहा था कि जब भी आपको कंपैरिजन करना हो, कंपैरिजन मतलब परसेंटेज निकालना हो, फ्रैक्शन निकालना हो, रेशियो निकालना हो, तो वहां ऐसी चीज को आप इग्नोर कर सकते हैं जो फिक्स हो, जो कांस्टेंट हो या जो रियल हो, यानी जिसमें कोई चेंज नहीं होना, जो हर एक जगह सेम रहती हो। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे पाई एक ऐसी वैल्यू है जो कांस्टेंट रहती है, तो हम शुरुआत से ही पाई को इग्नोर कर देते हैं। यानी हमारे लिए इस क्वेश्चन में एक्चुअल जो एरिया होता है वो मात्र आर स्क्वायर के लिए तरह लिया जाता है। इसका जो एरिया लेते हैं हम वो मात्र आर स्क्वायर लेते हैं। तो 5 का 25, 6 का 36, 25 से 36, 11 का इंक्रीज 25 पे, तो 100 पे कितना? हाँ है ना। यानी जब जब हमें कंपैरिजन चाहिए पेपर में या क्वेश्चन में, तो हमें वहां रियल या फिक्स या कांस्टेंट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं। एक दो सवाल और लेते हैं, उसके थ्रू समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल is increased by the radius of a circular of a cylinder is increased by 40%। हिंदी में लिखेंगे, सवाल आगे भी लिखा रहा हूं। यदि लंबवर्तीय बेलन यदि लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या
यदि लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए। बढ़ा दी जाए एंड हाइट is reduced and height is reduced by 37:1/2%। और जो इसकी हाइट है वो 37.5% घटा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई तथा इसकी ऊंचाई 37.5% तथा इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। करिए मेरे बच्चे क्वेश्चन को। माफ करिए समय बहुत लग रहा है। बस ये 2 ही सवाल थे जो लिखवा करवा दे। पीयूसी की पीएनजी बनवा लिए ना आगे के लिए। तो देखिए मेरे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को। कहानी ये है कह रहा है जी, अगर लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, 40% बढ़ा दी जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों 40% की फ्रैक्शन क्या हुई? 2/5। 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 40% की फ्रैक्शन 2/5। यानी अगर किसी बेलन की रेडियस 5 है तो 5 का 40% 2 यूनिट बढ़ा दी जाए। यानी उसकी जो रेडियस है अगर वो 5 यूनिट है तो 2 यूनिट बढ़ा के अब कितनी कर दी गई? 7। भाई 40% बढ़ा दिया मतलब 5 पे 5 का 40% 2 यूनिट बढ़ा के कितनी कर दी? 7। और कहते हैं जी जो उसकी हाइट है वो 37.5% घटा दी जाए। तो 37.5% की फ्रैक्शन हुई 3/8। हाँ है ना? तो 8 का 37.5 कितना हुआ जी? 3। तो यानी कहता है हाइट जो है वो 8 से 3 घट के कितनी हो गई? 5। एक बार आप इस बात को समझो कि ये जो बातें हैं इनमें तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? हाँ है ना भैया? तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए कि जो वॉल्यूम होता है या जो वॉल्यूम होता है, जिसे आप वॉल्यूम या वॉल्यूम कहते हैं, वो रहता है पाई r² h। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात आपको समझाई कि बेटे कुछ ऐसी वैल्यू होती है जो कांस्टेंट रहती है। जैसे पाई की वैल्यू बेलन छोटा ले लो बड़ा ले लो सेम रहनी है, कांस्टेंट रहनी। तो जो कांस्टेंट वैल्यू उसे चेंज कर दो, यानी हटा दो। फिक्स है उसको रिमूव कर दो, इग्नोर कर दो। तो आपके लिए जो वॉल्यूम है वो r² h है। तो यहां करेंगे तो 5 का 25 भाई r² यानी 5 का 25, 25 8 200। तो वॉल्यूम हुआ मेरे बेटे 200 यूनिट पहले। अब कितना हो गया जी? 7 का और 49, 49 को 5 से करेंगे 245।
यानी पहले जो वॉल्यूम 200 यूनिट था अब हो गया 245, तो कितना इंक्रीज हो गया जी? 45। तो 45 का इंक्रीज हो गया किस पे? 200 पे बाबुआ। तो हम पूछे भैया 100 पे कितना हुआ, तो 22.5% आपका आंसर। 22.5% इज योर राइट आंसर, दैट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर। हाँ है ना? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए भैया जी। नहीं। करिए जी इस क्वेश्चन को। आइए जी। देखिए भैया जी, हम कहना चाह रहे हैं आपको क्या कि मैन मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 7/4। एक आदमी किसी संख्या को 7/4 से गुना करता है इंस्टेड ऑफ 3/5। यानी गुना करना था 3/5 से, कोई नंबर होगा, लेकिन उसने उसी नंबर को गलती से 7/4 से गुना कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों ये सही कैलकुलेशन थी, गलत कैलकुलेशन है। अगर आप गौर से देखें तो जो नंबर यहां था मेरे बेटे वही नंबर यहां है, यानी दोनों जगह जो नंबर है वो फिक्स है। और आपसे पूछा है प्रतिशत परिणाम बताइए, और मैंने ये बात अभी समझाई कि जब भी आपसे पेपर में परसेंटेज चेंज पूछे, रेशियो की बात पूछे, फ्रैक्शन की बात पूछे, तो वहां रियल नंबर लेने की कतई भी जरूरत नहीं। हाँ है ना? तो आप इनको इग्नोर कर सकते हो और यहां अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू रख लीजिए। भैया जी ऐसी वैल्यू रखिए जो 4 से भी कैंसिल हो, 5 से भी। तो 4 5 कैल्सियम क्या है? 20। तो मान लेते हैं यार वो नंबर 20 है जिसकी बात हो रही है। 5 चौक 20, 4 3 12, 4 5 20, 5 7 35। यानी एक्चुअल में प्रोडक्ट आना चाहिए था 12, आ रहा है 35। तो कितना इंक्रीज हुआ? 23 का। हाँ है ना? यानी उत्तर आना चाहिए था 12, आ रहा है 35, मतलब 23 की गड़बड़ पाई गई। तो 23 की गड़बड़ है 12 पे, तो 100 पे कितना? अब फ्रैक्शन बनाना है। तो देखिए भैया जी, 23/12 को क्या लिख सकते हैं आप? 12 दूनी 24 में से 1/12। 2 का मतलब मेरे बेटे 200%, और 1/12 का मतलब 8 से 1/3%। तो भैया 8 की जगह 9 घटा दो, 200 में 9 गया 191 है, और 3 में 1 गया 2। तो 191 से 2/3%, दैट इज योर आंसर। करिए भैया।
करिए भैया जी। अरे आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पे 3/5 से गुना कर देता है। यानी गुना करना था 5/3 से, लेकिन उसने गुना कर दिया 3/5 से। तो नंबर मान लेते हैं जी। कोई एक नंबर था जिसे 5/3 से गुना करना था, 3/5 से गुना कर देता है। तो भैया 3 और 5 का एलसीएम क्या है? 15 से। तो 3 5 15, 5 5 25, 5 3 15, 3 3 9। इसका मतलब मेरे बेटे ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए था 25, लेकिन आ रहा है 9। तो कितने की कमी? 16 की। तो मेरे बेटे 16 की कमी 25 पे, तो 100 पे कितना? तो 64%, क्योंकि 1/25 होता है 4, तो 16/25 होगा 64%। हाँ जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुना करता है। यानी गुना करना था 4/3 से, कर देता है 3/4 से। तो कोई नंबर मान लेते हैं। तो 3 और 4 कैल्शियम क्या हुआ? 12। हम एक नंबर ले लेते हैं जी, 12। तो 3 चौक 12, 4 चौक 16, यानी प्रोडक्ट आना चाहिए 16, और आया कितना? 9। तो कितने की कमी? 7 की। तो 7 की कमी 16 पे, तो 100 पे कितने? कर लेंगे मेरे भाई। ऐसे ही सेम ये क्वेश्चन है, उम्मीद आप कर लेंगे इसको। एक बार इसको करिए, शायद मैंने करा भी दिया, लेकिन फिर भी कर लीजिए एक बार। कहता है चीनी का दाम 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है। तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6।
यानी प्राइस 6 से 1 बढ़ के 7 यूनिट हो जाता है, और खपत 20% घट जाती है तो 1/5, यानी जो कंजप्शन है वो 5 से 1 घट के कितनी हो गई, 4। तो कह रहा है टोटल एक्सपेंडिचर बताइए। तो एक्सपेंडिचर होता है क्या, प्राइस इंटू कंजप्शन। तो 6 गुना 5 करेंगे क्या आएगा, 30 आएगा खर्चा। अब आ रहा है भाई 7 रुपए के हिसाब से 4 किलो चीज कितने की आएगी, 28 की। भाई वो ये कह रहा है कि पहले प्राइस था 6 रुपए पर केजी समझो, अब हो गया 7 रुपए पर केजी। और कह रहा है जी जो खपत थी वो 5 से 4 होगी, मतलब पहले 5 केजी थी तो समझो 4 केजी। तो खर्चा 2 घट गया, तो 2 घट गया 30 पे, तो 1 पे कितना, 15। और 1/15 होता है 6 से ही 2/3%। हाँ है ना, ये शायद हो भी रखा है, कोई नहीं जी, ये भी मैं करा चुका हूं आप लोगों को शुरुआत में। ये करिए जी, बहुत प्यारा सवाल है, कोशिश करिए। हम्म। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूछा क्या आपसे, पूछा ये कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। जनसंख्या दर की शहर की 1,89,000। और मैंने आपको ये बात समझाई आज कि मेरे बेटे अगर आपसे परसेंटेज पूछा हो, फ्रैक्शन पूछा हो, रेशियो पूछा हो, यानी कंपेरेटिव वैल्यू पूछा हो, तो वहां रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं। आप कहें सर पूछा था परसेंटेज, तो रियल मत लीजिए। अब उसने कहा कि टोटल पॉपुलेशन का 4/9 भाग पुरुष है, मतलब अगर टोटल पॉपुलेशन 9 है तो उसमें से 4 भाग मेल हुए, यानी अगर टोटल पॉपुलेशन 9 थी तो उसमें से पुरुष कितने हुए, 4। तो बाकी तो महिलाएं बची होंगी ना, तो महिलाएं कितनी बची दोस्तों, 5। अब कह रहा है जी 50% मेल आर मैरिड, 50% पुरुष विवाहित हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं, तो 4 का 50% कितना हुआ जी, 2। इसका मतलब 2 जो पुरुष हैं वो क्या है मेरे बेटे, विवाहित है। 2 आदमी मैरिड है, 2 आदमी इनमें से मैरिड है, यानी 4 आदमी है, 4 में से 2 मैरिड है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 2 मैरिड जो हैं ये होंगे तो किसी महिला के साथ ही ना, तो इसका मतलब 2 पुरुष शादीशुदा है तो वो 2 महिलाओं के साथ होंगे, और एक ही शहर की बात हो रही है ना। इसका मतलब ये हुआ 2 पुरुष शादीशुदा हैं और 2 महिलाएं शादीशुदा होंगी। 2 पुरुष होंगे तो 2 महिलाओं के साथ ही ना, पक्का। अब आगे बढ़ते हैं। अब पूछ ये रहा है कि भाई फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन में मैरिड कितना परसेंट है। तो आप कहेंगे जी पॉपुलेशन तो है 9 यूनिट, और मैरिड कितने हैं, 2 और 2 4, तो 4/9 कितना होगा, निकाल लेंगे। 44 से ही 4/9%, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, यानी फीमेल में मैरिड कितना परसेंट है। तो फीमेल भैया जी कितने लिए हैं, 5, और मैरिड फीमेल में मैरिड कितने हैं, 2, तो कितना परसेंट बना जी, 40%। ये आपका उत्तर हो गया, यानी 40% फीमेल मैरिड है, 44 सही 4/9% टोटल पॉपुलेशन मैरिड। ए इज योर राइट ऑप्शन। पढ़िए भैया सवाल को, करिए जी।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है इन ए ट्रेन देर आर एज मैनी वैगन्स एज देर आर द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितनी हर डब्बे में सीटें हैं। एक डब्बे में 25 आदमी बैठे हैं जो उसकी क्षमता का 71 सही, ये गलत लिखा हुआ है। एक डब्बे में 25 आदमी बैठे हैं जो उस डब्बे की क्षमता का 71 सही 3/7% है। टाइपिस्ट बहुत शैतान है। यानी अगर एक डब्बे में कैपेसिटी सी यूनिट है, मतलब सी लोग अगर एक डब्बे में मैक्सिमम बैठ सकते हैं, तो इसके 71 सही 3/7% जगह पे लोग बैठे हुए हैं, और वो लोग हैं कितने, 25। कहता है एक डब्बे की जितनी भी कैपेसिटी है उसके 71 सही 3/7% जगह पे आदमी बैठे हुए हैं, और वो आदमी है 25। इसकी प्रोडक्शन याद है 5/7, 25, 5×5 = 25, 5×7 = 35। तो इस डब्बे की जो कैपेसिटी हो गई वो हो गई मेरे बच्चे 35। यानी इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो मैक्सिमम सीटें आ सकती हैं वो है 35 सीट्स। यानी इसके अंदर 35 सीट्स आ सकती हैं, मतलब एक डब्बे में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो होंगी, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन, इन ईच वैगन, वो है मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 35। यानी हर डब्बे में 35 सीटें हैं। और सवाल ने कहा कि जितनी हर एक डब्बे में सीटें हैं उतने ही बेसिकली डब्बे हैं। यानी अगर हर एक डब्बे में 35 सीट है तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के डब्बे भी 35 है। यानी नंबर ऑफ वैगन्स जो होंगे, वैगन्स जो हैं वो भी कितने हैं जी, 35 ही होंगे। भाई हर डब्बे में 35 सीट और 35 ही डब्बे हैं। तो हम ये पूछ लें भैया हम तो आपसे कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन फुल ट्रेन, पूरी ट्रेन में टोटल कुल मिला के कितनी सीटें। तो आप कहेंगे जी 35 डब्बे और हर डब्बे में 35 सीटें, तो कुल मिला के ये आएगा 5×25, 3×4 = 12, 1225 सीटें होंगी सारी। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के सारे डब्बों में मिला दें तो 1225 सीटें होंगी। लेकिन सवाल में आगे कह रहा है क्या, कि 20% सीटें हमेशा खाली रखनी है डब्बों में। कहता है जी 20% सीटें हमेशा डब्बों में खाली रखनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 1225 सीटें हमारे पास कुल मिला के, 1225 सीटें हैं टोटल, और इसमें से 20% खाली रखनी है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या हुई जी, 1/5। यानी 5 में से एक सीट हमेशा खाली रखनी, तो भर कितनी सकते हैं, मैक्सिमम 4। तो यानी मैक्सिमम हम 4/5 सीटें भर सकते हैं। काटोगे से तो ये आंसर आएगा 980। ये हमारा आंसर आ गया। तो यानी पूरी ट्रेन में मैक्सिमम कितनी सीटें आ सकती हैं, 980। देख ये ऑन है,
आइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़िए जिस लाइन को। करिए जी। बहुत सुंदर। आइए, देखिए मेरे बच्चे, एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे पहले। एक आदमी के पास 3 आर्टिकल है, एक आर्टिकल ये, एक आर्टिकल ये, एक आर्टिकल ये। अगर वो इस पे भी 5% का डिस्काउंट देके चीज बेचता है, इस आर्टिकल पे भी 5% का डिस्काउंट देके चीज बेचता है, और इस पे भी 5% का डिस्काउंट देके चीज बेचता है, तो बताइए तीनों आर्टिकल पे कुल मिला के कितना डिस्काउंट उसने बांट दिया? तो बताइए तीनों आर्टिकल पे कुल मिला के उसने कितना डिस्काउंट बांट दिया? ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आप सबसे सवाल है कि तीनों आर्टिकल पे कुल मिला के कितना डिस्काउंट बांट दिया, बताइए परसेंटेज। तो आप कहेंगे कि सर क्या कहानी है कि मान लेते हैं इस आर्टिकल का मार्क प्राइस है 100 रुपए, इसका भी 100 ले सकते हैं, या इसका कुछ भी ले लो, 200 ले लो, इसका 300 ले लो, जो दिल करे वो ले लो, जो तुम्हारा दिल करे। तो इस 100 पे 5% का डिस्काउंट देना मतलब 5 रुपए का डिस्काउंट देना, इस 200 पे 5% का डिस्काउंट देना 10 रुपए का डिस्काउंट देना, और 300 पे 5% का डिस्काउंट देना 15 रुपए का डिस्काउंट देना। तो कुल मिला के डिस्काउंट कितना दिया है? 15 और 10 25 और 5 30। तो कुल मिला के जो डिस्काउंट दिया गया है वो 30 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। और टोटल कॉस्टिंग कितनी है? 100 और 200, 300 और 300 600। तो यानी टोटल 600 रुपए मार्क प्राइस पे 30 रुपए डिस्काउंट दिया गया है। तो परसेंटेज वैल्यू क्या होगी ये हमसे चेक करनी। तो काटेंगे तो 5%, यानी कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 5% का ओवरऑल डिस्काउंट दिया गया। यानी क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कई सारे आर्टिकल, जैसे ये 1 आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल, 4 आर्टिकल, और अगर चारों आर्टिकल में मान लो 8-8% आर्टिकल है ना डिस्काउंट है, या कोई चीज 8-8% है, 8-8% डिस्काउंट है सभी पे, या सभी पे 8-8% प्रॉफिट है, और फिर आपसे पूछे कि बताओ टोटल पे कितना परसेंट हुआ, तो आप ये मत कहना कि 8 चौक 32, ये गलत हो जाएगा मेरे बेटे, ये गलत हो जाएगा। आपको ये कहना है कि सर चारों पे भी 8% प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसका मतलब है 100 पे 8 प्रॉफिट। परसेंटेज तो कंपैरिजन है ना। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि वो ये कहेंगे कि 8-8-8-8-8 24 32 हो गया। 32 नहीं कहना, हर एक पे 8-8% है, तो टोटल पे भी 8% ही रहेगा, है ना। और तरीके से समझाऊं तो आप ऐसे मानिए कि मान लीजिए ये कोई लाइन है बाबू, इस लाइन में 100 लेटर लिखने की जगह है, 100 लेटर लिखने की जगह है। एक और लाइन है, इसमें 200 लेटर लिखने की जगह है। अगर मैं यहां 3% जगह खाली छोड़ रहा हूं
और यहां पे भी 3% जगह खाली छोड़ रहा हूं, तो बताइए ओवरऑल कितनी परसेंट जगह खाली छूटेगी। तो आप कहेंगे जी 100 का 3% 3 जगह खाली छोड़ी, या 200 का 3% 6 जगह खाली छोड़ी। 6 3 9 जगह खाली छूटी कितने पे, 100 और 200 300 पे। तो कितना परसेंट निकला, तो काटोगे तो उत्तर 3% आएगा, चेंज नहीं होगा। ये मैं एग्जैक्टली आपको कहना चाह रहा हूं। डिफरेंट डिफरेंट हुआ तो बात अलग है, अगर रेट ऑफ परसेंटेज हर एक जगह सेम होगा तो ओवरऑल भी परसेंटेज सेम ही आएगा। ये मैं कहना चाहता हूं आपको मेरे बेटे। यहां कह रहा है जी एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप करता है, यानी 10 मिनट में 20 लाइनें, मतलब 20 लाइनें टाइप कर लेता है कितनी देर में जी, 10 मिनट में। तो 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप कर देगा जी, 2। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 लाइन पर मिनट टाइप करता है, 2 लाइनें पर मिनट वो टाइप करता है, और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ता है। हर एक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ता है। यानी अगर 100 शब्द लिखने थे एक लाइन में, तो कहता है 8% जगह खाली छोड़ देता है। तो यानी 100 का 8% निकालोगे तो मतलब 8 शब्द खाली छोड़ दे रहा है। तो 100 में से अगर 8 शब्द नहीं लिख रहा तो लिख कितना रहा है, 92। अरे हाँ है ना, अगर 100 में से 8% जगह खाली छोड़ रहा है तो काम कितने पे कर रहा है, 92% पे। तो यानी हर मिनट में 2 लाइनें लिखता है और हर लाइन में 8% जगह खाली छोड़ता है, तो सारी लाइनों में भी 8% छूटेगी। तो अगर 8% खाली जगह छोड़ेगा तो काम होगा 92% पे, काम होगा 92% पे, हाँ है ना। तो 40 पंक्तियों वाले 23 पेज, 40 पंक्तियों वाले 23 पेज को वह कितने समय में टाइप करेगा। 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को कितनी देर में टाइप करेगा। यानी एक लाइन में कितने, मतलब एक उसमें पेज में कितनी लाइनें, 40 लाइनें। एक पेज में है 40 लाइनें, और ऐसे पेज कितने हैं, 23 पेज है। तो टोटल लाइनें होंगी 40 गुना 23। तो इतना काम कितनी देर में कर देगा, अगर अब वो पहले का मतलब समझते ना, गुना, पहले का 25% अधिक जगह छोड़ता है। तो पहले कितनी जगह छोड़ रहा था, 8, अब 8 का 25%, तो 8 का 25% हुआ 2। अगर कहता है कि पहले का 25% जगह खाली छोड़ता तो हम कहते हैं 2 जगह खाली, लेकिन वो कह रहा है पहले का 25% अतिरिक्त, यानी इसके अलावा 2 जगह खाली छोड़ रहा है। तो 8 में 2 और बढ़ा देंगे तो यानी इस समय वो 10% जगह खाली छोड़ रहा है। भाई 8% तो पहले ही खाली छोड़ रहा था, अब उसका 25% यानी 2 अतिरिक्त एक्स्ट्रा 25% मार्जिन कह रहा है, 25% मोर मार्जिन। तो यानी 2 जगह ज्यादा छोड़ रहा है, मतलब 10% जगह खाली छोड़ रहा है। अगर 10% जगह खाली छोड़ रहा है तो अब उसे काम कितने पे करना है, 90% पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसे कुल मिला के अब इतना काम करना है, और 1 मिनट में वो ये काम कर सकता है। 2 लाइनें का 92% काम 1 मिनट में कर सकता है। और आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए तो फिर ये काम कितनी देर में कर लेगा। तो काट पीट करेंगे, परसेंट से परसेंट हटाएंगे, 23 चौक 92 आएगा, 4 दूनी 8, 5 40 आएगा, 5 नीम 45 आएगा, यानी 450 मिनट में, मतलब 450 मिनट में वो पूरे काम को खत्म कर लेगा। ये मेरा आपसे सवाल है, 450 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों वो पूरे काम को खत्म कर लेगा। जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़िए, फिर आगे बढ़ेंगे। शांति रखिए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ए बी सी डी ने 56 लाख रुपए में एक पेन परचेज किया। ए बी सी डी चारों ने कुल मिला के 56 लाख का एक पेन परचेज किया है। द शेयर ऑफ बी प्लस सी प्लस डी, कहता है बी प्लस सी प्लस डी का जो हिस्सा है वो ए के हिस्से का 460% है। तो सबसे पहले तो ये बताइए 460% की फ्रैक्शन बनाएंगे, 400% की 4, 60% मतलब 20% की 1/5, तो 60% होगी 3/5। तो भैया 5 चौक 20 और 3 23/5, तो इसकी फ्रैक्शन बनी 23/5। तो सवाल में वो ये कह रहा है कि बी प्लस सी प्लस डी का जो हिस्सा है वो ए के हिस्से का, जिससे वो नीचे, तो ए के हिस्से का 460%, तो 5 का 460% होगा 23। इसका मतलब ये हुआ कि ए का हिस्सा अगर 5 यूनिट है तो बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा होगा 23 यूनिट। एक बार इस बात को कंपेयर करिए और देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए मेरे बच्चे, अब यहां से इस बात समझ में आई, एक बात मुझे समझ आई क्या, कि भैया अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों का हिस्सा जोड़े तो 23 और 5 कितना हो गया जी 28 यूनिट। चारों का हिस्सा जोड़े तो आया 28 यूनिट, जबकि एक्चुअल में चारों का जो हिस्सा है वो है 56 लाख, यानी ए बी सी डी का हिस्सा 56 लाख। तो 28 यूनिट है 56 लाख, तो 1 यूनिट की वैल्यू हुई 2 लाख। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 2 ये आया 10 लाख। यानी ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो है मेरे प्यारे बच्चों 10 लाख। ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 10 लाख। हाँ है ना, क्या आप समझ पाए? अब अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन में कह रहा है कि ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का 366.6666% है। तो देखिए यार, 366.6666 की बात करें तो इसकी 300% लिखो प्लस 66.66% लिखो, तो 300% की फ्रैक्शन होगी 3, और 66 से 1/6% की ना 66.66 की होगी 2/3, तो 3 तिया 9 और 2 11/3 आई फ्रैक्शन। यानी अर्थ ये हुआ कि हम यूं कह सकते हैं कि भाई 366 सही ना 366.66% की जो फ्रैक्शन है वो आई कितनी बेटे 11/3, वह जी 11/3। तो सवाल में कह रहा है क्या कि ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का, किसके हिस्से का? बी के हिस्से का। तो यानी बी का हिस्सा अगर मेरे बेटे 3 है तो ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा कितना हो गया 11 यूनिट। ये तो कह रहा है सवाल में कि बी का 3 लोगे तो ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा हो जाएगा जी 11 यूनिट। अब ये बताओ कि ए बी सी डी चारों का टोटल कितना हुआ 11 और 3 14 यूनिट, चारों का कितना हुआ जी 14 यूनिट, और 14 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करा जी 56 लाख को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई जी 4 लाख। 1 यूनिट की मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू क्या आ गई 4 लाख। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी जी 3 चौक 12 लाख। यानी बी का जो इन्वेस्टमेंट है मेरे बच्चों वो आ गया 12 लाख। बी का जो इन्वेस्टमेंट है मेरे बेटे वो कितना है 12 लाख।
आते हैं मेरे बेटे आगे। अब आखिरी स्टेप को आप पकड़ते हैं। आखिरी स्टेप में कह रहा है कि सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का, किसके हिस्से का, ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40% है। तो मेरे बेटा 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। कह रहा है ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का, ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40%, यानी 5 का 40% क्या हुआ जी 2। तो कह रहा है सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40% है, यानी 2/5 है। यानी इन तीनों का हिस्सा 5 यूनिट है, तो सी का हिस्सा हुआ 2 यूनिट। तो चारों का हिस्सा कितना हुआ, ए बी सी डी, चारों का हुआ 5 और 2 7 यूनिट। और जबकि एक्चुअल में चारों का हिस्सा है 56 लाख, तो 1 यूनिट की वैल्यू हुई 8 लाख। तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 8 16 लाख। हाँ है ना। तो मेरे बेटे सी का जो हिस्सा आ गया वो आ गया 16 लाख। सबका टोटल करें इनका तीनों का, तो यार 6 2 8 38 लाख। टोटल है चारों का 56 लाख, उसमें से 38 बाबू माइनस करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, 18 लाख। दैट इज योर आंसर, 18 लाख। कोई नहीं, समझिए 1 मिनट, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, बढ़े आगे। ये भैया करा दिए हम तुमको, ये भी हम करा दिए थे तुमको, ये नहीं कराए थे या ये भी करा दिए थे। इसको कर लेते हैं, बताइए। ये करा चुके हैं भैया, ये भी करा चुके हैं, इसको कर लीजिए। आइए मेरे बच्चे, कहता है पी क्यू से 6 गुना, पी क्यू से 6 गुना मेरे बेटे, यानी क्यू 1 है तो पी है 6 टाइम यानी 6। तो कह रहा क्यू पी से कितना गुना कम है, तो क्यू पी से कितना कम है जी, 5 कम है। तो 5 कम है किससे, पी से, यानी 6 से, तो 100 पे कितना। क्लियर है भैया जी, पढ़िए जी।
देखिए यार, किसी विद्यालय में 60% लड़के और 972 लड़के हैं, तो मेरे बच्चों 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। यानी टोटल लड़के अगर 5 हैं तो उसमें से 60 यानी 3 तो हैं लड़के, और बाकी हुई भैया लड़कियां, 2 यूनिट हो गई लड़कियां। जबकि कह रहा है कि लड़कियां 2 यूनिट नहीं है, 972 है। 2 यूनिट 972, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 चौका 8, 2 8 16, 2 6 12, 486 है। तो 3 यूनिट के लिए 3 गुना 486 सोल्व कर दें बाबू, यह हमारा आंसर आ जाएगा भैया। करिए भैया जी। आइए भैया जी। भैया जी कहें एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है। ड्यूरेशन जो है वो है भैया जी 60 घंटे, 60 आवर, और 2400 रुपये कमाता है। जो अर्निंग है बाबूजी वो 2400 रुपये। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाए, तो मेरे बेटे एक बात बताओ, पर आवर वेजेस निकाल लेते हैं। पर आवर वेजेस, तो एक बात बताओ मेरे भाई, 2400 को 60 से भाग दे दो, 2400 को 60 से भाग दे दो, तो आएगा कितना, 40। यानी पर आवर वेजेस जो है वो है 40 रुपए पर आवर वेज। तभी तो 2400 आया। अब सवाल में कह रहा है कि अगर उसका पर आवर वेजेज 40% बढ़ जाता है, तो पर आवर वेजेज है कितना, 40 रुपए। और अगर 40 का 40% निकालें तो भैया जी आ जाएगा 4 चौक 16, यानी 16 रुपए बढ़ जाएगा। तो 40 में 16 बढ़ाओगे तो अब उसका पर आवर वेजेज हो जाएगा 56 रुपए पर आवर। समझे, बूझे। और कहता है काम करने का जो समय है वो 16 से ही 2/3% घट जाता है, 16 से ही 2/3% कम हो जाता है। तो बेटे 60 का 16 से ही 2/3% यानी 1/6, यानी 10 यूनिट कम हो जाता है। तो 60 का 10% कम कर, मतलब 10 यूनिट कम करोगे तो यानी अब टाइम कितना ले रहा है, 50 घंटे। तब टाइम ले रहा है 50 घंटे, पर आवर वेजेज हुई 56 रुपए पर घंटे। तो टोटल अर्निंग कितनी होगी, गुना करेंगे। तो भैया गुना करेंगे तो जीरो आएगा। 5 5 30, 5 5 25 और 3 28। यानी पहले इसकी अर्निंग थी 2400, अब इसकी अर्निंग है 2800। तो इसकी अर्निंग कितनी बढ़ गई, 400। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी अर्निंग हो गई 400। तो 400 रुपये इसकी अर्निंग बढ़ी है 2400 पे। तो 100 पे कितनी, 1/6। तो मेरे भाई इसका आंसर होगा 16 से ही 2/3%।
कर लिए भैया जी। लेकिन एक बात बताइए, जब हमसे पूछा ही उसने परसेंटेज चेंज है तो हमें रियल वैल्यू निकालने की जरूरतें नहीं थी, हाँ है ना। जब, अरे वो वीक का मतलब सप्ताह की बात हो रही है यार, कहाँ है इंग्लिश में कमियां छाट रहे हो। तो हमको भैया जितना डिटेल नहीं करना था सवाल को, हमको सिंपली ऐसे करना था कि यार जब आखिरी में उसने परसेंटेज चेंज पूछा है तो काहे नहीं परसेंटेज से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, कहाँ इतना डिटेल करा रहे हैं। तो हमें ऐसे देखना था कि यार पर आवर वेजेज 40% बढ़ गया तो 40% की फ्रैक्शन हुई 20% 1/5, 40% 2/5, यानी पर आवर वेजेज पहले 5 रुपए पर घंटे था तो अब 2 रुपए बढ़ के हो गया जी 7 रुपए पर घंटे। और जो टाइम है वो 16 से 2/3% घटा दिया, फ्रैक्शन हुआ 1/6। यानी पहले ड्यूरेशन 6 यूनिट था तो 6 का 16 से 2/3% यानी 1 यूनिट घटा दिया। तो पहले अगर 6 घंटे काम होता था तब 1 घंटे काम यानी 5 घंटे काम होगा, अब होगा 5 घंटे काम, हाँ है ना। तो अर्निंग 6 घंटे 5 रुपए के हिसाब से कमाई हुई 30 रुपए, और 5 घंटे 7 रुपए के हिसाब से कमाई हुई 35 रुपए। तो पहले जो अर्निंग थी वो 30 थी, अब हो गई 35, तो कितना बढ़ गया जी 5। तो 5 रुपए अर्निंग बढ़ी भैया किस पे, 35 पे या 30 पे, 30 पे, तो 100 पे 1/6 होगा भैया 16 से 2/3%। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, इससे आगे की चर्चाएं आपके साथ कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।